नमस्कार नीट एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आप देख सकते हैं कि इस हफ्ते हम जो टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं नीट क्वांटम बूस्टर सीरीज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ऑल्टरनेटिंग करंट है एंड ईएम वेव्स है। तो ये वाली जो सीरीज है ये अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, अ स्मॉल बार मैग्नेट इज मूव थ्रू अ कॉइल। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पे कॉइल इस टाइप से दे रखा है। ये बार मैग्नेट जो है ये इस कॉइल के अंदर एंटर कर रही है, उसके बाद ये इस कॉइल के अंदर एंटर हो जाएगी, बीच में चलेगी और फिर यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। तो इसने ये बोला कि बार मैग्नेट इज मूव थ्रू अ कॉइल एट अ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम वन एंड टू द अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल बी एज सीन ऑन द गैल्वेनोमीटर एज अटैच। मतलब ये बेसिकली कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा, ये डिफ्लेक्शन जो है ये कैसा आएगा। ये मैग्नेट इसके पास आ रहा है, ठीक है, अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से एक चीज ये बताओ, जैसे कॉइल है, इस टाइप से कॉइल हो गया, ठीक है, इस टाइप से कॉइल हो गया, ये मेरा मैग्नेट है। तो ये जो मैग्नेट है इसकी वजह से अगर आप फील्ड लाइंस देखोगे तो फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, ऐसी, ठीक है, इस टाइप से फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, ऐसे। ये मैंने रफली इसकी फील्ड लाइंस बना दी। अगर ये बार मैग्नेट पास में आएगी, बार पास में आएगी, तो आप देखोगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इसके अंदर एंटर करेंगी। तो आप बोलोगे जब ये एंटर कर रही होगी तो फ्लक्स जो होगा वो क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। जितना ये पास आते रहेगा फ्लक्स इंक्रीज करेगा। फिर जब ये बार मैग्नेट यहाँ पे अंदर आ जाएगी, यहाँ बन गया नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, तो आप देखोगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इस टाइप से हो जाएंगी और यहाँ पे जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम है आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरी की पूरी इस कॉइल के अंदर है। तो आप बोलोगे यहाँ पे जो फ्लक्स हो जाएगा, ये फ्लक्स बेसिकली क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि सारी की सारी फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर से पास करेंगी। फिर आप देखोगे कि जब ये बार मैग्नेट यहाँ से निकलेगी तो आप देखोगे कि इस टाइप से फील्ड लाइंस का पैटर्न ऐसे बनेगा, ठीक है, इस टाइप से। और जब ये दूर जाएगी तो आप देखोगे कि फ्लक्स बेसिकली क्या हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो अपन इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले जब ये एंटर कर रही है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, बीच वाले पार्ट में जब ये अंदर है तो फ्लक्स मैक्सिमम है, और जब ये बाहर जा रही है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमें फैराडेज लॉ पता है। फैराडेज लॉ क्या होता था, जो अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ईएमएफ बेसिकली क्या होता है, माइनस डी फाई बी बाई डी टी। डी फाई बी क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ फ्लक्स बढ़ रहा था तो ईएमएफ उसके ऑपोजिट इंड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम है, और कोई चीज अगर मैक्सिमम होती है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। और यहाँ पे आप देखोगे जो फ्लक्स है ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो बेसिकली यहाँ पे डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव होगा तो ईएमएफ नेगेटिव इंड्यूस होगा, यहाँ पे 0 इंड्यूस होगा, और डी फाई बाई डी टी यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बात तो पक्की है, जो गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन होगी, पहले अगर आप देखो तो पहले अगर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगी तो बाद में जब ये एग्जिट करेगा तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है तो गलत हो गया। यहाँ पे डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में, जब ये एग्जिट करेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, और बीच में जब ये कॉइल के अंदर था तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी क्योंकि फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और अगर कोई चीज मैक्सिमम होती है तो ईएमएफ इंड्यूस जो कि डी फाई बाई डी टी है वो 0 हो जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और सी वाला ऑप्शन भी मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ भी नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, जबकि फर्स्ट और थर्ड में जब ये अंदर बाहर होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉइल है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, 100 ओम दे रखी है। अ करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट एज शोन इन द फिगर। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द फ्लक्स थ्रू द कॉइल, ठीक है। यहां पे बोल रखा है कि भाई एक ग्राफ आपको दे रखा है करंट का और टाइम का। करंट और टाइम का अगर जो ग्राफ है तो याद करो करंट में आपने पढ़ा था कि करंट और टाइम के जो ग्राफ है उसके एरिया से अपने को क्या मिलता है, इसका जो एरिया होगा वो बेसिकली क्या देगा, चार्ज फ्लोन देगा। क्या देगा, ये चार्ज फ्लोन दे देगा, ठीक है। तो इसके एरिया से मुझे चार्ज फ्लोन मिल सकता है। अब ये क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स। अब याद करो एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है कि जो चार्ज फ्लोन होता है, चार्ज फ्लोन किसके बराबर होता है,
डेल्टा फाई बाय आर करके फॉर्मूला होता है। डेल्टा फाई को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चेंज इन फ्लक्स बोलते हैं। तो ये चेंज इन फ्लक्स, और यही अपन से पूछा है। तो चार्ज फ्लोन बेसिकली क्या हो जाएगा? ये तो एरिया हो जाएगा, तो इसको आप एरिया लिख सकते हो। एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा फाई अपॉन आर। ठीक है, अब डेल्टा फाई मुझे निकालना है, एरिया निकाल लो फटाफट। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना था? 0.5 था, और हाइट कितनी थी? हाइट अगर आप देखोगे तो हाइट 10 थी, तो ये कैंसिल कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? एरिया कितना आ जाएगा भाई? 2.5 आ गया एरिया। ठीक है, एरिया 2.5 आ गया, तो 2.5 इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर। रेजिस्टेंस कितनी है? 100 ओम दे रखी है इसने, तो रेजिस्टेंस को 100 ओम कर दिया इसने। तो डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा फाई की वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगी 250। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट्स क्या आ जाएगी? वेबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर 250 वेबर हो जाएगा। तो अपन ये वाला आंसर टिक कर देते, तो सेकंड का फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया। चलो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अगला करते हैं। अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ एरिया ए, कोई रिंग है अपने पास, इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी। A small cut is made in the ring and a galvanometer is connected across the ends as shown, such that the total resistance of the circuit is R. When the ring is suddenly squeezed to zero area, the charge flown through the galvanometer is. ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इस टाइप से अपनी एक रिंग है, इसमें गैल्वेनोमीटर ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आप क्रॉस ले लो, क्रॉस समझते हो, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस रिंग को, है ना, हमने स्क्वीज कर दिया, और स्क्वीज कर दिया मतलब इस टाइप से कर दिया, ये ऐसे बन गई रिंग इस टाइप से, मतलब इसका एरिया जो हो गया अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया। इसको स्क्वीज कर दिया, पिचका दिया। तो आप यहाँ पे देखोगे, पहले यहाँ पे कुछ फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अब यहाँ पे इसका एरिया ऑलमोस्ट 0 है, तो आप बोलोगे यहाँ पे जो फ्लक्स हो गया वो कितना हो गया? 0 हो गया। पहले फ्लक्स कितना था? फ्लक्स आप निकालोगे तो पहले फ्लक्स आएगा बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, थीटा 0 मान लेंगे तो फ्लक्स वी आ गया। बाद में फ्लक्स निकालोगे तो बाद में फ्लक्स कितना आ गया? 0। तो आप देखोगे फ्लक्स में चेंज है, और फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो चार्ज भी फ्लो होगा। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो अपन ने पढ़ा है, चार्ज फ्लोन। चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई बाय आर करके। डेल्टा फाई क्या हो गया? चेंज हो गया। तो चेंज कितना हो गया? बाद में आप देख सकते हो, फ्लक्स 0 था और पहले कितना था? बी ए। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? बी ए, और रेजिस्टेंस कितनी थी? आर थी। तो चार्ज फ्लोन कितना हो जाएगा? बी ए अपॉन आर। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें करंट फ्लो होगा, और क्योंकि अपन चार्ज पूछा है तो चार्ज फ्लोन कितना हो जाएगा? बी ए अपॉन आर। ठीक है, तो बी ए अपॉन आर, तो अपना आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, ए बी अपॉन आर इसने दे रखा है, मतलब बी ए अपॉन आर, तो सेकंड वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक कॉइल था, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर था। इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड इनिशियली, विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड इनिशियली। डायग्राम अगर हम बना के देखें तो देखो, ये आपके पास एक कॉइल इस टाइप से रखा है। ठीक है, अभी कह रहा है इसका जो प्लेन है, प्लेन मतलब ये जो इसकी सरफेस है, ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस मान लो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को क्या मान लो? क्रॉस मान लो। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इसका एरिया वेक्टर बताओ, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, और या फिर अंदर भी आप मान सकते हो, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड अपन कहां मान रहे हैं? अंदर। तो एक काम करते हैं, इसका एरिया वेक्टर भी अंदर मान लेते हैं। तो इसका एरिया वेक्टर अंदर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ थी। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं, इस केस में अभी एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो एंगल 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो प्लेन परपेंडिकुलर टू फील्ड वो मैंने यहां पे बना दिया जो इसने बोल रखा है। इट इज रोटेटेड एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट एन एक्सिस अलोंग द डायमीटर। अभी कह रहा है कि यहां पे एक एक्सिस ले ली अपन ने जो इसकी डायमीटर से पास कर रही है। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाया जा रहा है ना। एंगुलर वेलोसिटी अपन ओमेगा मान लेते हैं, तो इसको इस टाइप से अपन घुमा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे इसने बोला कि
and perpendicular to the magnetic field so that it undergoes half rotation 0.2 seconds, the maximum value of EMF induced। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो अंदर की तरफ है, इसका एरिया वेक्टर चेंज होगा, तो इसकी वजह से एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल चेंज होगा। तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हो n टर्न्स के लिए n इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब थीटा बदल जाएगा, अब थीटा कितना होगा, अपन ने पढ़ा है ना सर्कुलर मोशन में, अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और टाइम टी है तो टी टाइम में कितना घूम जाएगा, ओमेगा से ओमेगा टी घूम जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं भाई स्पीड v है और टाइम t है, बोलूं कितना चल जाएगा टी टाइम में, स्पीड कांस्टेंट है तो बोलोगे vt। वैसे ही ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, टी टाइम में कितना घूम जाएगा, कितना एंगल घूम जाएगा, ओमेगा टी। तो आप बोलोगे जो एंगल ये घूम जाएगा वो कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। तो हमारे पास जो फ्लक्स है, फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये बन गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस बताओ। ईएमएफ कैसे निकालते थे, याद करो, ईएमएफ होता था माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ईएमएफ की वैल्यू बन जाएगी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इस टाइप से बन जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, एन बी ए देखो कॉस का माइनस साइन हो जाएगा और माइनस यहां भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया। बेसिकली ये जो चीज है, ये इसको आप बोलोगे ये ई नॉट है। ई नॉट को क्या बोलते हैं, इसने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, ईएमएफ की। ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी किसकी, ईएमएफ की। तो यही निकालना था आपको। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने लिख ली, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, एन बी ए ओमेगा। ठीक है, अब जो भी इसने दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करते हैं क्वेश्चंस। क्या इसने नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, एक सर्कुलर कॉइल दे रखा, तो नंबर ऑफ टर्न्स को अपन 1 मान लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है, 3 इंटू 10 टू द पावर -5, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -5। एरिया बताओ भाई, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, तो पाई, और रेडियस कितना था इसका, 10 सेंटीमीटर था, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, 0.1 इसका स्क्वायर। ओमेगा, ओमेगा कैसे निकालते हैं, देखो इसने बोला कि आधा रोटेशन करता है 0.2 सेकेंड्स में, आधा रोटेशन, आधा रोटेशन का मतलब है पाई एंगल घूम जाता है, तो ये पूरा रोटेशन कितने में करेगा, 0.4 सेकेंड्स में। टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड हो गया 0.4 सेकेंड्स, ये टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, आपको ओमेगा निकालना है। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय टी, तो कितना होगा 2 पाई अपॉन नीचे कितना आएगा 0.4, ये आ गया ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अपॉन नीचे कितना आ गया 0.4, ये ओमेगा आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो आंसर है इसको क्लोजेस्ट नियरेस्ट इंटीजर में हमें देना है, तो अपन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू 10 की पावर -5 हो गया, ये बन गया पाई। ठीक है, यहां अगर आप करोगे तो यहाँ कितना बन जाएगा 0.01, यहाँ 0.01 बन गया। ठीक है, यहाँ अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 पाई, 0.4 को 2/5 भी लिख सकते हैं, तो 2 और 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 3 इंटू 10 की पावर -5, ये पाई और पाई बेसिकली ये कितना हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, और ये 10 की पावर कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, और यहाँ 5 भी आ जाएगा, तो आप देखोगे यहाँ कितना हो गया 15 पाई स्क्वायर, यहाँ 15 पाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगा -7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 टू दी पावर -6, इस टाइप से आ जाएगा, मतलब 15 माइक्रो वोल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर 15 के आसपास आ जाएगा, तो जो इंटीजर है वो 15 ही बनेगा, तो अपना आंसर यहाँ पे अपन 15 लिख लेंगे, 15 माइक्रो वोल्ट। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हो एक डायग्राम भी दे रखा है ना, बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन है। कह रहा है कि एक कॉपर रॉड है, उसका मास कितना था, m है, ये स्लाइड्स अंडर ग्रेविटी ऑन टू स्मूथ पैरेलल रेल्स विद सेपरेशन एंड इट इज सेट एट एन एंगल ऑफ थीटा with the horizontal at the bottom rails are joined by resistance R। यहाँ पे resistance R भी दे रखी है। There is a uniform magnetic field B normal to the plane as shown। The terminal speed of the copper rod is। ठीक है, चलो इसको अपन यहाँ पे बना के देखते हैं। ठीक है,
यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है, अगर मैं इसको साइड से देखूं तो यहाँ पे जो रॉड होगी वो रॉड ऐसी होगी कि नहीं, इस टाइप से एक रॉड है, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे ये वायर ऐसे जा रही है ना, और यहाँ पे ऐसे एक रेजिस्टेंस भी है इस टाइप से, ऐसे, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। ये रॉड इस टाइप से जा रही है, ये रॉड है, ठीक है। ये रॉड बेसिकली क्या है, अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली ऐसी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, और ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया है, ये ऐसे, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है टर्मिनल वेलोसिटी बताओ। टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है, टर्मिनल वेलोसिटी पे नेट फोर्स 0 होता है, तो आप बोलोगे इस कंडीशन में टर्मिनल वेलोसिटी पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स कैसे देखें अपन, देखो यहां पे क्या लगता है mg, और mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या होता है बताओ, mg साइन थीटा, ठीक है। mg साइन थीटा होगा, ये इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस पे और कौन सी फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। इसमें करंट कितना बह रहा है, करंट अगर आप देखो तो इसमें करंट I बहेगा, तो इसमें मान लेते हैं करंट I बह रहा है, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, IL क्रॉस बी, तो I अंदर है ना, IL क्रॉस बी। तो आप देखोगे तो इस पे जब फोर्स आएगी तो फोर्स ऐसी आ जाएगी, कौन सी, मैग्नेटिक वाली, ठीक है। अगर टर्मिनल वेलोसिटी की बात हो रही है तो आप बोलोगे ये और ये फोर्स आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू mg साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल इंटू कितना हो गया बी, और इसको क्या लिखोगे आप, mg इंटू साइन थीटा, ठीक है। आई को क्या लिखोगे आप, आई को क्या लिखोगे, ईएमएफ अपॉन नीचे कितना हो गया आर। ईएमएफ कितना होता है, अगर कोई रॉड ऐसे चल रही है तो आप इसका ईएमएफ को लिख सकते हो BLV अपॉन नीचे कितना आ गया आर, ठीक है। तो आई को आप लिख सकते हो BLV, तो हो गया BLV अपॉन आर इंटू कितना हो गया LB इज इक्वल टू कितना हो गया mg साइन थीटा, ठीक है। आपको टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, तो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा v इंटू यहाँ कितना बन गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर, नीचे कितना आ गया था r इज इक्वल टू कितना हो गया mg साइन थीटा। तो जो v है, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg r इंटू साइन थीटा अपॉन नीचे कितना आएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा मेरा, ये मेरी टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फोर्स को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो मेरा आंसर mg r साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर आएगा। तो mg r साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलें। फिगर शोज अ स्क्वायर लूप L ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक स्क्वायर लूप दिख रहा है, ये वाला, इसकी साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। इट इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, देखो ये इस टाइप से एक अजीब सा एक नेटवर्क दे रखा है, वैसे अजीब सा तो नहीं है, अगर आप थोड़ा ढंग से देखो तो आपको दिखाई देगा ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो भी बैलेंस्ड वाला, ठीक है। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, देख सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बन रहा है, 2/1 और 2/1 रेशियो सेम है। तो आप देखोगे ये वाला जो नेटवर्क है इसमें 3 ओम, ये तो हट ही जाएगा क्योंकि ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। चलो तो ये तो करंट वाला पार्ट हो गया, इस पे बाद में आते हैं। अब इसने बोल रखा है कि इस टाइप से स्क्वायर लूप है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब ये राइट की तरफ चल रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। एट सम इंस्टेंट अ पार्ट L इज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि आप देख सकते हो कि कुछ पार्ट इसका मैग्नेटिक फील्ड में है और ये इधर चल रहा है। तो जब ये वाला लूप जो है बाहर चलेगा तो आप देखोगे ये एक रॉड है जो मैग्नेटिक फील्ड में, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जिसको अपन मोशनल ईएमएफ के नाम से जानते हैं। और इसमें जो ईएमएफ होता है इनको अपन निकालते हैं कि ईएमएफ जो होता है इसको BLV लिखते हैं अपन, हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई रॉड है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है तो ईएमएफ कितना आ जाता है, BLV आ जाता है, तो इसमें BLV आ जाएगा, ठीक है। तो BLV इसमें ईएमएफ आ गया, तो बेसिकली यहाँ पे बैटरी बन जाएगी। तो इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक बैटरी बन गई, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ वायर्स हैं, ये सब जा रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं, और जब कनेक्ट होंगी तो यहाँ पे ये 3 ओम वाला तो हट ही जाएगा, 3 ओम वाला हट जाएगा। तो इस टाइप से आप बोलोगे यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। इस टाइप से एक नेटवर्क बनेगा। यहां क्या बना, यहां 1 ओम बना, यहां 2 ओम बना, या 1 ओम,
यहाँ 2 ओम, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इस टाइप से बना। अब इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, बताओ 2 और 2 का कितना हो गया, 2 और 2 का 4 हो गया, और यहाँ 1 और 1 का कितना हो गया, 2 हो गया। तो आर इक्विवेलेंट निकालो, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 और 2 किसमें पैरेलल में, तो 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 4/3 ओम। तो इस पूरे का इक्विवेलेंट 4/3 ओम आ गया, ठीक है। अब इसने क्या बोल रखा है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एल इस लूप की रेजिस्टेंस कितनी है, एल की 1.7 ओम दे रखी है, देन द करंट इन द लूप एट दिस इंस्टेंट विल बी क्लोज टू। अब करंट निकालना है, करंट कैसे निकालेंगे भाई, करंट क्या होता है, ईएमएफ, ईएमएफ कितना हो गया, ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 4/3, 4/3 मतलब कितनी हो गई, 1.3, और इस लूप की रेजिस्टेंस कितनी दे रखी थी, 1.7, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्लस 1.7 लिखोगे, ठीक है। ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू BLV होती है, तो इसको आप लिखोगे BLV अपॉन नीचे कितना आ गया, 3। बी कितना था, देखो B1 था, एल, एल अगर आप देखो, एल यहाँ पे इसने 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये सारी वैल्यूज डालते हैं, तो बी कितना हो गया 1, लेंथ कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻²। इसकी वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी दे रखी है इसने 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो अगर SI यूनिट्स में करेंगे तो 10⁻² अपॉन नीचे कितना आ गया 3, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, और आंसर इसमें किस में निकालना है, तो आंसर इसने, आंसर के बारे में इसने कुछ, हाँ ये ऑप्शंस दे रखे हैं इसने, ऑप्शंस कितने दे रखे हैं, 60 माइक्रो एम्पियर, 170 माइक्रो एम्पियर, 150 माइक्रो एम्पियर और 115 माइक्रो, मतलब आंसर मेरे को किस में निकालना है, माइक्रो में निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, करते हैं माइक्रो में, यहाँ कितना बन गया 5/3 इंटू 10⁻⁻4। तो माइक्रो में निकालना है तो ऐसे लिख सकते हैं 500/3 इंटू 10⁻⁻6, ये बन जाएगा करंट एम्पियर में। तो 500/3 ये कितना होगा, लगभग 160 के आसपास होगा ये, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 160 माइक्रो एम्पियर। तो अगर मैं देखूं आंसर मेरा 160 माइक्रो एम्पियर के आसपास आएगा, तो क्लोजेस्ट जो आंसर आ रहा है वो 170 के आसपास आ रहा है, क्योंकि इसने बोला है क्लोज टू, तो किसके आसपास आ रहा है, 170 के आसपास आ रहा है। तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा क्योंकि ये खुद कह रहा है क्लोज टू आ रहा है, तो आप 170 को मार्क करके आओ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें बोल रखा है कि जो फिगर है इट शोज अ सर्कुलर एरिया, यहाँ पे आपको एक एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, रेडियस का R है, वेयर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज गोइंग इनटू द प्लेन, क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और यहाँ पे देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, ठीक है, एट अ कांस्टेंट रेट। इन that case which of the following graphs drawn schematically show the variation of induced electric field, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई ये एक एरिया था, है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ है और टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पे 4 ग्राफ्स बना रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के, आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। तो ABCD में से आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वैसे तो इसका फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं, तो इसको अपन कैसे करते हैं, देखो ये आपकी एरिया हो गया, ठीक है। हमें पता है जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो क्लोज लूप्स में आती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो अंदर थी, ठीक है, और बढ़ रही है, तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करने के लिए इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहां करेगा, बाहर, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कर्ली इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये ऐसी आ जाएगी, ऐसी, ठीक है, ये अपन को पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है, ये दूरी मान लेते हैं अपन R, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखो अपन ने इतना एरिया लिया है, इतने एरिया में क्या फ्लक्स लिख सकते हो, फ्लक्स कितना होगा πr², ये हो गया एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, B थी, तो ये फ्लक्स हो गया, इस फ्लक्स को अपन बोल देते हैं फाई, है ना। इस फ्लक्स को आप डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, ये बन गया πr² इंटू कितना बन गया, dB/dt, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है, πr² इंटू dB/dt बन गया, है ना। EMF अगर आपको निकालना हो तो EMF कितना हो जाता है, EMF की वैल्यू हो जाती है माइनस ऑफ dφ/dt, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ πr² इंटू dB/dt, ठीक है। और ये जो EMF है बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला E.dl करके भी होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, E.dl, तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ऑफ dl
ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया माइनस के साथ, इज इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू कितना बन गया डी बी बाई डी टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बाहर निकाल ली, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या बन जाएगा डी एल, इस लेंथ की इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। ठीक है, पाई और पाई हो गया कैंसल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई आर बाई टू इंटू डी बी बाई डी टी। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि अपन को है ना क्लास में पढ़ाया भी जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इतनी होगी है ना, आर बाई टू डी बी बाई डी टी, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसके प्रोपोर्शनल होगी, आर के। तो पहला जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन होना चाहिए। तो अगर आप देखो सारी ग्राफ्स ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप r इक्वल टू आर की बात करो, ये जो केस था यहाँ पे r लेस देन r था, अगर आप r इक्वल टू आर की बात करो तो r इक्वल टू आर में r को कैपिटल R डाल दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाएगी r बाई टू इंटू डी बी बाई डी टी। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, बाहर वाला केस लेते हैं। ये मेरा एरिया था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, क्रॉस थी। ठीक है, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बाहर के रीजन में इस टाइप से होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई ई, है ना, बताओ ये कितना हो गया आर, और ये जो रीजन है इसका रेडियस कितना हो गया कैपिटल आर। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ई इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी, ऐसा बन जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूं तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन टू आर इंटू डी बी बाई डी टी। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ ये अज्यूम करके कि भाई आपने ये पढ़ रखा है, पहले केस में मैंने डेरिवेशन कर दी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल हो गई, 1 बाय आर के। तो पहले आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, और अब यहाँ 1 बाय आर के इनवर्सली 1 बाय आर के प्रोपोर्शनल आ रही है, मतलब आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। ये वाला केस कितना था, आर ग्रेटर देन आर। तो मेरा जो ग्राफ है पहले स्ट्रेट लाइन बनेगा, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, है ना। तो अगर आप देखो तो मेरा जो ग्राफ है वो इस टाइप से बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ठीक है, आपको ऑप्शंस दोनों ही सिमिलर दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कोई यहाँ पे मिस्टेक हो गई हो, तो आंसर्स दोनों ही सही होंगे। मेरा पहले स्ट्रेट लाइन फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो आप यहाँ इन दोनों को टिक कर सकते हो, ग्राफ इस टाइप का है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक एलआर सर्किट है, एलआर सर्किट का क्वेश्चन आ गया। एलआर सर्किट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ वी इफ द सर्किट इज स्विच्ड ऑन एट टी इक्वल टू 0। एक एलआर सर्किट है, इसको स्विच ऑन कर दिया कब, टी इक्वल टू 0, देन द टाइम एट विच द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर रीचेस 1 बाय एन। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला बताइए जल्दी से। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये कह रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर रीचेस 1 बाय एन टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये चाह रहा है कि एनर्जी जो हो जाए वो कितनी हो जाए, u बाय एन, है ना, ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये बन जाए u मैक्सिमम बाय एन। ठीक है, u मैक्सिमम बाय एन इज इक्वल टू आप लिखोगे हाफ एल, करंट को क्या ले लिया, I ले लिया। अगर आप चाहते हो कि एनर्जी मैक्सिमम हो जाए तो करंट भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब आपने क्या किया, आपने u मैक्स की जगह यहां पे लिख दिया, तो 1 बाय एन, u मैक्स कितना था हाफ एल I मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आप देखोगे I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I मैक्स बाय रूट एन। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इंडक्टर में एनर्जी 1 बाय एन टाइम्स हो जाए मैक्सिमम वैल्यू की, जो करंट होगा उसको मैक्सिमम वैल्यू का 1 बाय रूट एन टाइम्स होना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू आई मैक्स, है ना। यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला आता है 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। अब आप चाह रहे हो कि करंट कितना हो जाए, आई मैक्स अपॉन रूट एन, तो आई को लिख लिया आई मैक्स अपॉन रूट एन इज इक्वल टू आई मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। आई मैक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टाइम की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, देन द टाइम की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखो इसको इधर ले आते हैं, ई की पावर माइनस ऑफ आर टी बाय एल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय रूट एन, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, अंडर रूट एन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है, तो ई की पावर आर टी बाय एल, ई की पावर आर टी बाय एल कितना हो गया, अंडर रूट एन अपॉन अंडर रूट एन माइनस 1, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अब आप दोनों साइड लॉग ले लो,
तो log ले लोगे तो यहाँ बन जाएगा आर टी बाई एल इज इक्वल टू एल एन ऑफ अंडर रूट एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और जब आप टाइम निकालोगे तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, टाइम की वैल्यू आ जाएगी एल बाय आर एल एन रूट एन अपॉन रूट एन माइनस वन, ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, एल बाय आर, ठीक है, रूट एन अपॉन रूट एन माइनस वन, तो रूट एन अपॉन रूट एन माइनस वन, तो मेरे ख्याल से आंसर जो है वो फर्स्ट वाला मैच कर रहा है, तो फर्स्ट वाला मेरा आंसर करेक्ट होगा। एल आर सर्किट का क्वेश्चन था, है ना, एनर्जी कह रहा है कि भाई मैक्सिमम की वन बाय एन हो गई, तो करंट जो होगा वो मैक्सिमम का वन बाय रूट एन होना चाहिए। फिर हमने इक्वेशन लगा के इसको सॉल्व कर दिया, टाइम आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, इन द फिगर शोन अ सर्किट कंटेन्स टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो रेजिस्टर आर आर बराबर है, एल की वैल्यू आपको दे रखी है, एक आइडियल बैटरी है 15 वोल्ट्स की, व्हाट विल बी द करंट थ्रू द बैटरी आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम में क्या होता है, हमने पढ़ रखा है, याद करिए, है ना, एलआर सर्किट में हमने पढ़ा था, लॉन्ग टाइम में इंडक्टर जो होता है वो एक कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है। तो ये जो सर्किट है वो आपके पास ऐसा बन जाएगा, देखिए ऐसा सर्किट बन जाएगा, जो कंडक्टर है जो इंडक्टर है उसकी जगह एक कनेक्टिंग वायर लगा दिया। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे कनेक्टिंग वायर हो गया, यहां पे आर हो गया। ठीक है, इस टाइप से आपका सर्किट बन गया। ठीक है, दोनों रेजिस्टर बराबर थे, तो ये भी आर था और ये भी कितना था, आर था। ठीक है, और आपने क्या बोल रखा है, बैटरी कितने की थी, 15 वोल्ट्स की, 15 वोल्ट्स की बैटरी थी। अब देखो क्या पूछा है, व्हाट विल बी द करंट थ्रू द बैटरी आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब ये दोनों किसके अंदर है, ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल है, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट आर बाय टू हो जाएगा। तो करंट कैसे निकालेंगे, करंट की वैल्यू हो गई, बैटरी की ईएमएफ कितनी थी 15, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो गया आर बाय टू, तो आर बाय टू कर दो, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 30 अपॉन आर। आर कितना था, आर की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो आर की वैल्यू 5 थी, तो आप आर की वैल्यू 5 डालो, तो 30 अपॉन 5, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 एम्पियर आ जाएगी। तो करंट की वैल्यू आप मार्क कर दीजिए 6 एम्पियर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था एलआर सर्किट का। याद होना चाहिए कि जब टाइम बहुत ज्यादा हो तो आपका जो इंडक्टर है वो बेसिकली कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है, दोनों पैरेलल में हो गए, अपन कर लेंगे क्वेश्चन, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ साइनोसॉइडल वोल्टेज V की वैल्यू इतनी दे रखी है, इट इज अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस इतना, द करंट थ्रू द कॉइल इज। ठीक है, एक साइनोसाइडल वोल्टेज दे रखी है और यहां पे एक इंडक्टर दे रखा है। अब बच्चों याद करो, एसी में आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक ऐसा सर्किट हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर हो, तो इंडक्टर में आपने पढ़ा था करंट लैग करता है और वोल्टेज लीड करता है। हमने इस टाइप से कोई फेजर डायग्राम आपने पढ़ा होगा कि अगर आप वोल्टेज को ऐसे बनाओगे तो करंट ऐसा बनेगा, करंट बेसिकली क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, वोल्टेज आगे है। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, वोल्टेज ऐसा बनेगा, ठीक है, तो करंट ऐसा बनेगा। ठीक है, ये फेजर्स होते हैं जो ऐसे घूमते हैं, इस टाइप की चीजें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये करंट हो गया, वोल्टेज हो गया। तो आपको यहां पे ये पता होना चाहिए कि फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का होता है, और लीड कौन करता है, वोल्टेज, करंट लैग करता है। तो देखो क्या दे रखा है इसने, वोल्टेज दे रखा है, पूछ क्या रहा है करंट, तो करंट जो है वो लैग करेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, करंट जो होगा कैसे निकालेंगे, करंट की वैल्यू होगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, वोल्टेज का फेज दिख रहा है, वोल्टेज का फेज कितना था 500t था, तो इसका जो फेज होगा उससे पाई बाय 2 क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लैग करता है। अब आई नॉट निकालना है, आई नॉट को कैसे निकालते हैं, आई नॉट की वैल्यू होती थी वी नॉट अपॉन एक्सएल, ये फॉर्मूला होता था। आई नॉट की वैल्यू कितनी थी, होती थी वी नॉट अपॉन एक्सएल। वी नॉट कितना है, वी नॉट कितना था भाई 100 था, तो यह 100 हो गया, अपॉन एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है ओमेगा एल, ओमेगा क्या होगा, ये ओमेगा था, ये ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 500, और एल कितना था, एल की वैल्यू हो गई 0.02, तो एल की वैल्यू हो गई 0.02, तो यहाँ कितना आएगा भाई 100। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो 2 0 तो इधर चले गए, तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ 10 आ गया, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो अपनी इक्वेशन कितनी आएगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट 10 साइन ऑफ 500t माइनस ऑफ पाई बाय 2, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे कुछ माइनस साइंस आने, इसको आप ये साइन, ये माइनस पाई बाय 2 है ना, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस, है ना, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस, ऐसा बन जाएगा।
ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ रखी है। आप क्या करो, इसमें माइनस कॉमन निकाल सकते हो, माइनस कॉमन निकाल दोगे तो आप देखोगे कि ये बन जाएगा उल्टा, पाई बाई टू माइनस 500t, मतलब 90 माइनस 500t, साइन 90 माइनस ये 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा आ गया और अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, -10 कॉस 500t, मतलब ऑप्शन मेरा सेकंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पे बोल रखा है एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रखी है 220 साइन 100। यहां पे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, बेसिकली यहां पे पाई होना चाहिए, तो यहां पे पाई होगा, पाई टी इज अप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव लोड of resistance 500 ohm. The time taken for the current to rise from half of its peak value to the peak value. ठीक है, the time taken for the current to rise from half of its peak value to peak value. करंट निकाल सकते हो, करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं, तो I की वैल्यू हो जाएगी V0/R साइन 100 पाई टी। करंट निकाल लेते हैं तो करंट इतना हो जाएगा, V0 कितना था 220 अपॉन R, तो 220, तो ये बन जाएगा 220 अपॉन 500। ठीक है, या फिर आप इसको आई नॉट भी मान सकते हो, ये जो है ना इसको आप आई नॉट भी मान सकते हो, आई नॉट मान लेते हैं इसको, यहां बन जाएगा साइन ऑफ 100 पाई टी, ऐसा कुछ हो गया। अभी कह रहा है द टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ इट्स पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो करंट है वो पीक वैल्यू के आधे से राइज होके पीक वैल्यू में पहुंच जाए। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, देखो जब टाइम 0 था तो करंट कितना होगा, 0 होगा। देखो टाइम को 0 डालो, साइन 0 कितना होता है 0। ठीक है, तो करंट कितना हुआ 0। ठीक है, अगर करंट की वैल्यू हम चाहते हैं पीक हो जाए आई नॉट, तो इसमें टाइम निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हैं कैसे, आई को लिख दिया आई नॉट, तो आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू थी आई नॉट साइन 100 पाई इंटू कितना हो गया, इस टाइम को ले लिया मैंने T2 इज इक्वल टू कितना हो गया आई नॉट। आई नॉट क्या हो गया कैंसिल, मतलब ये वाला जो टर्म है बेसिकली यहाँ 1 आ जाएगा, मतलब ये वाला जो टर्म है ये बनना चाहिए 90 डिग्री के बराबर, मतलब पाई पाई कैंसिल हो गया, मतलब T2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/200 सेकेंड्स, ये आ गई। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे ऐसे ही कुछ करते हैं, हम चाहते हैं कि जो करंट है वो आधा हो जाए, है ना, हाफ ऑफ द पीक वैल्यू, हम चाहते हैं करंट क्या हो जाए, आधा हो जाए। तो हम चाहते हैं करंट की वैल्यू जो हो जाए वो कितनी हो जाए, I0/2, करंट की वैल्यू I0/2 हो जाए। तो करंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, I0 साइन 100 पाई इंटू कितना आ गया T1 इज इक्वल टू कितना हो गया I0/2। I0 कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ देखोगे 100 पाई इंटू T1 ये किसके बराबर होगा, अगर आप देखो हाफ आ रहा है, मतलब यहाँ पाई/6 आएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी 1/600 सेकेंड्स, ये आ जाएगी। T1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, T2 की वैल्यू इतनी है। मतलब अब देखो ये मैंने निकाला क्या है, मैंने वो वाला टाइम निकाल लिया जब करंट है ना पीक का आधा होगा, तो वो टाइम कितना लगा 1/600। हमने वो वाला टाइम निकाल लिया जब करंट पीक वैल्यू तक पहुंचेगा, तो कितना हो गया 1/200, है ना। पीक वैल्यू तक जानने में इतना टाइम लगा और आधा जाने में इतना टाइम लगा, तो हाफ से पीक जाने में कितना लगेगा, पीक में इतना लग रहा है, हाफ में इतना लग रहा है, तो आप इन दोनों को माइनस कर लो, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 1/200 माइनस 1/600, है ना। और यहां पे एक चीज ध्यान दो, आपको आंसर्स मिली सेकंड में देना है, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे इंटू 1000। ठीक है, तो जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो 5 बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा 10/6, तो ये कितना बन जाएगा 5 माइनस 5/3, तो यहां कितना हो जाएगा 10/3, तो 10/3 बन गया। 10/3 मतलब आंसर कितना हो गया 3.33 मिली सेकेंड, ये आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया 3.33 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो मेरा आंसर 3.33 मिली सेकेंड्स आ गया, मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड करंट आर गिवन बाय, ये करंट था और ये ईएमएफ था, देख सकते हो ईएमएफ ऐसा है, करंट ऐसा है। करंट का फेज देखो, ईएमएफ का फेज देखो, देख रहे हो पाई/4 इसमें कम आ रहा है, मतलब करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, ईएमएफ लीड कर रहा है। तो ये सब चीजें देख के आपको पता लग जाना चाहिए भाई सर्किट जो होना चाहिए, है ना, सर्किट का नेचर कैसा होना चाहिए, करंट लैग कर रहा है मतलब नेचर शुड बी इंडक्टिव। चलो तो ये सब चीजें आपको खुद पढ़ के समझनी चाहिए, आधा आप क्वेश्चन पढ़ा करो और आधा आप अपना दिमाग भी लगाइए साथ में कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, तो इंडक्टिव नेचर का सर्किट होगा।
अब ये बोल रहा है इन वन साइकिल ऑफ एसी द एवरेज पावर कंज्यूम बाय द सर्किट एंड द वॉटलेस करंट इज। ठीक है, आप यहां पे सबसे पहले बताइए जो फाई होगा फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना हो गया पाई बाय 4, है ना। पावर फैक्टर निकालते हैं अपन कई बार, पावर फैक्टर कितना होता है कॉस फाई होता है। कॉस फाई जो होता है वो आप निकाल सकते हो क्योंकि एंगल पाई बाय 4 था, तो जो आप निकालोगे तो कितना आएगा 1/√2 आ गया। ठीक है, अब मैं सबसे पहले देखो पावर भी निकालनी है और वॉटलेस करंट भी निकालना है। वॉटलेस करंट का फॉर्मूला काफी लोग लर्न ही नहीं करके जाते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको वॉटलेस करंट निकालना है, आई वॉटलेस करंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है आई आर एम एस इंटू साइन फाई। ये फॉर्मूला होता है आई आर एम एस इंटू साइन फाई। करंट को देखो, ये जो वैल्यू है ये इसकी पीक वैल्यू है, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी, आरएमएस वैल्यू जो होगी वो इसकी कितनी होगी 20/√2, ये इसकी आरएमएस वैल्यू होगी। और साइन फाई एंगल था पाई बाय 4, ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे साइन पाई बाय 4 आएगा। पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, तो आप लिखोगे 20/√2 इंटू 1/√2। ठीक है, तो आपके पास वॉटलेस करंट कितना आ गया 10 एम्पियर का आ गया, फॉर्मूला बेस्ड एकदम। वॉटलेस करंट तो इतना आ गया। अब क्या कह रहा है भाई पावर बताओ, एवरेज पावर, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला बताओ। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता था वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये होता था। वी आर एम एस कितना होगा, देखो ये था, ये वोल्टेज थी है ना 100, कौन सी थी ये पीक वाली थी, पीक नहीं चाहिए अपने को, कौन सी चाहिए आर एम एस चाहिए, तो आर एम एस कितनी होगी 100/√2। आई आर एम एस कितना होगा, आई आर एम एस जैसे कि हमने निकाला था यहाँ पे था 20/√2, है ना। कॉस फाई कितना हो गया 1/√2। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 100 इंटू 20, यहाँ बन गया 2 और यहाँ क्या बन गया √2, तो यहाँ कितना बन गया 10, तो यहाँ बन जाएगा 1000 अपॉन नीचे कितना बन गया √2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 1000/√2, है ना। तो ऑप्शंस अगर आप देखो तो ऑप्शंस कितने आ रहे, वी आर एम एस कितना देखा यहाँ पे 100, आई आर एम एस कितना हो जाएगा 20/√2, तो यहाँ पे आप देखोगे आंसर आ जाएगा 1000/√2। ठीक है, और वॉटलेस करंट कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। ठीक है, तो वॉटलेस करंट 10 एम्पियर आ रहा है और 1000/√2 आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक जीरो यहाँ मिसिंग है, तो यहाँ पे आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 1000/√2 आएगा और वॉटलेस करंट यहाँ पे 10 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। वॉटलेस करंट का फॉर्मूला आप याद रखिए और एवरेज पावर को तो आपको पता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, in a series LR circuit the power of 400 watt is dissipated from a source of 250 volts and 50 hertz। तो ये कह रहा है कि जो पावर है, पावर कितनी थी 400, वोल्टेज दे रखी है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जब भी ऐसे सिंगल वोल्टेज दे रखी हो तो समझ जाना कौन सी वोल्टेज हो गई, आरएमएस हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, पावर हो गई। पावर फैक्टर कितना हो गया 0.8, इसको भी लिख लो। In order to bring the power factor to unity, a capacitor of C should be added in series to the LR circuit, taking the value of C as इतना, then find out the value of N। चलो, तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा है भाई क्वेश्चन में पहले एक LR सर्किट था और पावर फैक्टर कितना था 0.8 था, तो पावर फैक्टर याद करो, पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई इज इक्वल टू R/Z, तो R/Z की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0.8 आनी चाहिए। ठीक है, R/Z 0.8 आना चाहिए। एक तो यहां से इक्वेशन आ गई। दूसरी कह रहा है भाई पावर कितनी थी 400, तो 400 पावर थी। ठीक है, याद करो पावर का फॉर्मूला क्या होता है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कितना आता है कॉस फाई। ठीक है, तो वी आर एम एस कितना हो गया, वी आर एम एस आप देख सकते हो कितना हो गया 250, आई आर एम एस आपको पता नहीं है, कॉस फाई कितना हो गया 0.8 हो गया। ठीक है, तो आप देखोगे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई आर एम एस जब आप निकालोगे तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई आर एम एस की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई। आई आर एम एस पता लग गया, बताओ वी आर एम एस कितना था, वी आर एम एस की वैल्यू थी 250 वोल्ट्स, आई आर एम एस कितना था 2 एम्पियर। तो क्या Z निकाल सकते हो, Z की वैल्यू कितनी होगी वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, तो Z की वैल्यू आपने निकाली तो कितना आ जाएगा 250 अपॉन आई आर एम एस 2 था, तो Z की वैल्यू कितनी हो गई 125 ओम हो गई, तो ये तो Z हो गया। ठीक है, Z मेरे पास आ गया है। अब इस इक्वेशन पे आते हैं। पावर फैक्टर कितना था 0.8 इज इक्वल टू R/Z। ठीक है, Z की वैल्यू कितनी थी 125,
तो आर की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आ जाएगा 125 इंटू 0.8, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 ओम आ जाएगी, आर की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, अब अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई z कितना था, z था 125, तो 125 की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 125 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आप करोगे तो एक्सएल का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 125 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो 125 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 15625 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा, तो एक्सएल का स्क्वायर इतना होगा, तो एक्सएल का स्क्वायर आप लिखोगे 5625, ऐसा कुछ आ जाएगा, तो 5625 करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप निकालोगे 5625 करके, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एक्सएल की वैल्यू अगर हम निकालें तो 5625 करके आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ कितना आएगा, तो बेसिकली ये जो एक्सएल आ जाएगा, ये एक्सएल की वैल्यू 75 ओम आ जाएगी, है ना। एक्सएल की वैल्यू आपने निकाली तो कितनी आ गई, 75 ओम, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई, 75 ओम। तो 75 ओम आ गई, तो एक्सएल की वैल्यू इतनी आ गई। अब ये कह रहा है कि भाई कैपेसिटर लगाना है और चाह रहा है कि भाई पावर फैक्टर कितना हो जाए, 1 हो जाए। पावर फैक्टर 1 होने का मतलब है, अगर पावर फैक्टर आपका cos फाई इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, तो इसका मतलब r बाय जेड 1 होने का मतलब है कि r की वैल्यू किसके बराबर हो गई, z के बराबर। इसका मतलब एक्सएल और एक्सी किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई थी, 75 इक्वल टू एक्सी, एक्सी को आप क्या लिखोगे, 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, अब c की वैल्यू आपको निकालनी है, ओमेगा कैसे निकालेंगे, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 50 थी, तो आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी बेसिकली कितनी थी, 50 थी, तो आप लिखोगे 2 पाई एफ इंटू कितना आ गया, सी। अब सी की वैल्यू निकालनी है मुझे और माइक्रोफैरेड में निकालनी है, तो सी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो इधर अपन सॉल्व करते हैं, तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो अपन कितने आएगा, यहां पे आ जाएगा 100 पाई। ठीक है, सी ऊपर चल जाएगा और यहां कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 6 से, क्योंकि आपको किस में चाहिए, माइक्रोफैरेड में चाहिए आंसर। ठीक है, तो कितना आएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप देखोगे 10 की पावर 4 अपॉन नीचे कितना आएगा, 75 पाई इंटू माइक्रोफैरेड, यहाँ पे यूनिट आ जाएगी। अब कैसे कह रहा है कि n अपॉन 3 पाई। ठीक है, तो नीचे 3 पाई आना चाहिए, नीचे 3 पाई आना चाहिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 3 पाई को तो अलग से लिख लो, यहाँ पे कितना आ गया, 25 माइक्रोफैरेड, तो आप जब इससे कैंसिल करोगे तो यह बन जाएगा 400, तो सी की वैल्यू बन जाएगी 400 अपॉन 3 पाई माइक्रोफैरेड। तो आपका जो n होगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400, तो ये जो n है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन बच्चों दोबारा से इसी चैप्टर का है। ठीक है, यहां आप देख सकते हो जो सर्किट है, बेसिकली ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन जनरली एनसीईआरटी में उधर उधर नहीं दे रखा है, लेकिन यहां भी अपन जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे उसको पढ़ के अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। क्या बोल रखा है कि एक सर्किट था, इन्होंने ड्रॉ करके दे रखा है, इसने बोल रखा है कि एक एसी सोर्स था, एक एसी सोर्स है, इसका ओमेगा दे दिया इसने, इसको अंडरलाइन कर लो भाई, ओमेगा हो गया ये। ठीक है, अज्यूम द इंडक्टर एंड कैपेसिटर टू बी आइडियल, द करेक्ट चॉइसेस आर। अब यहाँ पे कुछ चॉइसेस दे रखी है इन्होंने और हमें बताना है कि कौन सी चॉइस करेक्ट है। द करंट थ्रू द सर्किट, कह रहा है करंट बताओ, द वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर, द वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर, तो यहाँ पे बेसिकली करंट की बात हो रही है ना, और यहाँ पे वोल्टेज की बात हो रही है, वोल्टेज कितना होगा। चलो तो करके देखते हैं। अब कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको ओमेगा दे रखा है, सबसे पहले एक काम करो, एक्सएल एक्सी ये सब निकाल के रख लो। ठीक है, ये 100 ओम था, 50 ओम था, ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो रेजिस्टेंस हो गया। एक्सएल निकाल लो, एक्सएल कितना होगा, एक्सएल की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी यहाँ पे एक्सएल आएगा, यहाँ एक्सी आएगा, तो एक्सी की वैल्यू कितनी होगी, 1 बाय ओमेगा सी। तो ओमेगा कितना था, ओमेगा दे रखा था इसने 100, तो एक्सी की वैल्यू जो आप निकालोगे तो कितना आएगा, 1 बाय 100, और सी कितना था, सी था 100 माइक्रोफैरेड, तो माइक्रो था तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप निकालोगे एक्सी तो एक्सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 ओम आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी एक्सी कितनी आ गई, 100 ओम।
एक्सएल निकालो, एक्सएल कितना होता है, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल, ठीक है, ओमेगा कितना होगा 2 पाई, ओमेगा तो इसने डायरेक्ट ही दे रखा है, कितना दे रखा है इसने 100 दे रखा है, तो ओमेगा कितना हो गया, इसको आप 100 लिख लो, और एल कितना था 0.5 था, तो यहाँ कितना हो गया 50 ओम हो गया, मतलब यहाँ 100 ओम हो गया, यहाँ 50 ओम हो गया, तो ये आपने निकाल के रख लिया। अब आप देखोगे यहां से कुछ करंट फ्लो करेगा आई, और क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन पैरेलल है तो करंट यहाँ पे I1 चले जाएगा और यहाँ करंट कौन सा चले जाएगा I2, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये कौन सा सर्किट हो गया, आप बोलोगे ऊपर वाला जो कॉम्बिनेशन है ये RC वाला है, और नीचे वाला जो कॉम्बिनेशन है कौन सा है, LR वाला है, ठीक है। तो अब आप याद करो जो करंट होता है ना, करंट जो होता है आरसी सर्किट में आप देखोगे कैपेसिटर में करंट लीड करना चाहता है 90 डिग्री से, और इसमें सेम फेज में रहना चाहता है, तो ओवरऑल इसका नेचर कैपेसिटिव हो गया, तो करंट इसमें क्या करेगा, वोल्टेज से लीड करेगा, ठीक है। आप यहां पे फेज एंगल निकाल सकते हो, फेज एंगल कैसे निकालते थे बताओ, tan फाई इज इक्वल टू कैसे निकालते थे, XC बाय आर, XC कितना आया था, XC 100 आया था, R कितना था, ये भी 100 था, तो आप जब निकालोगे यहाँ पे फेज एंगल तो 100 बाय 100, यहाँ tan फाई ये 1 आ गया, इसका मतलब फाई 1 कितना हो गया 45 डिग्री, इसका मतलब जो करंट होगा वो इस वोल्टेज से लीड करेगा, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूं I1 जो होगा ये लीड करेगा V कितने से 45 डिग्री से लीड करेगा। अब यहां आ जाओ, ये कौन सा सर्किट हो गया, LR सर्किट हो गया, ये तो 50 था, ये आपने निकाल लिया था इसका एक्सेल, ये भी 50 आया था, तो आप इसमें tan फाई 2 निकाल लो, tan फाई 2 कितना होगा, tan फाई 2 की वैल्यू होगी XL बाय R, XL कितना था 50 और ये भी 50, तो 50 और 50 जब आप डिवाइड करोगे कितना हो गया 1, तो फाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब क्योंकि इसका नेचर LR वाला था तो हमें पता है कि जो करंट है वो लैग करता है, तो आप बोलोगे जो I2 होगा ये लैग करेगा वोल्टेज से, कितने से 45 डिग्री से। अब एक काम करो, ये जो करंट आप निकाल रहे हो इस करंट की पीक वैल्यू, या फिर एक्चुअली यहाँ पे पीक वैल्यू की बात तो करनी रहा, ये जो करंट बोल रखा है जब कुछ नहीं बोला जाता है तो आरएमएस की बात करते हैं, तो ये इसकी आरएमएस वैल्यू निकाल लो, इसकी आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो, आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितनी दे रखी थी इसने 20 दे रखी थी, ठीक है, तो वोल्टेज हो गई 20, ठीक है, और ये 100 था और ये भी 100 था, 100 और 100 करोगे तो कितना आएगा 100√2 आ जाएगा, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, ऐसे आप निकाल सकते हो, तो कितना हो जाएगा 1/5√2 आ गया। वैसे ही I2 निकाल लो, ये जो वैल्यू आप निकाल रहे हो कौन सी निकाल रहे हो RMS, और ये कौन सी निकाल रहे हो RMS, ठीक है। वैसे ही आप I2 निकालो, तो I2 कितना होगा, वोल्टेज कितनी थी 20 थी, ये RMS वाली है, तो आपने 20 लिख दिया और नीचे क्या आ जाएगा 50√2, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2/5√2 ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये करंट I1 आ गया, I2 आ गया, ठीक है। लेकिन इसने बोला कि करंट थ्रू द सर्किट बोल रहा है, करंट थ्रू द सर्किट मतलब ये वाला करंट आपको निकालना है, ये वाला करंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट है, ये वाला जो करंट है और ये वाला जो करंट है, आप देख सकते हो I1 जो है लीड कर रहा है वोल्टेज को और I2 लैग कर रहा है, तो अगर वोल्टेज आप ऐसे बनाओगे, ये वोल्टेज थी, तो I1 बनेगा ऐसा और I2 बनेगा ऐसा, I2 बेसिकली वोल्टेज से लैग कर रहा है तो ऐसे बनेगा, और I1 जो है लीड कर रहा है तो ऐसे बनेगा। तो अगर अपन I1 I2 पे ध्यान दें तो I1 ऐसा बनेगा और I2 ऐसा बनेगा, और इन दोनों में जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का। तो जब आप ये वाला करंट निकालेंगे तो ये वाला जो करंट होगा I1 प्लस I2 होगा, लेकिन ये दोनों सेम फेज में नहीं है, इनके बीच का फेज डिफरेंस 90 है, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, और जब आप ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा। I1 की वैल्यू कितनी थी 1/5√2 और I2 की वैल्यू कितनी थी 2/5√2, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा आंसर, ऐसा ये रिजल्टेंट आ जाएगा, इसको आप बोल दोगे I, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी √ऑफ इसका स्क्वायर 1/5√2 का स्क्वायर प्लस 2/5√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5√2, तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहां 1 बनेगा, यहां 4 बनेगा, तो यहां कितना बन जाएगा, आप देख सकते हो भाई, यहां 1 बन जाएगा और यहां 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो √5 आ जाएगा, तो यहां कितना बन जाएगा 1/√10, ये आंसर आ जाएगा।
तो 1/√10 आ जाएगा। ठीक है, 1/√10 कितना होता है? √10 बेसिकली अगर आप देखो तो 3.1 करके होता है, 3.16 करके होता है। ठीक है, तो 3.16 करके होगा, तो ये जो आई होगा ना, ये अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो ये 0.3 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शंस एक बार चेक करते हैं। देखो, द करंट थ्रू द सर्किट इज 0.3 एम्पियर, द करंट थ्रू द सर्किट इज 0.3 इंटू √2। तो करेक्ट ऑप्शन अगर मैं देखूं, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन तो 1 ही लग रहा है, क्योंकि इसी के पास आंसर आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा। अब कह रहा है वोल्टेज बताओ अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर, मतलब किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है, वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे? करंट मुझे पता है I1, ये करंट सेम जाएगा इसमें, वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, तो वोल्टेज कैसे निकालोगे? ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, करंट कितना गया था? I1 गया था, ये कौन सा था? RMS वाला था, और रेजिस्टर आप ले लो R 100 वाला, तो I1 कितना था? लिख लो 1/5√2, तो इसको आप लिख सकते हो 1/5√2, और R की वैल्यू कितनी थी? R की वैल्यू आप देखोगे 100 थी, तो R की वैल्यू 100 लिख दो। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया? 20, तो आंसर कितना आएगा? 20/√2। तो जो आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ गया? 10√2 वोल्ट्स। ठीक है, चलो एक बार ऑप्शन देखें क्या कह रहा है? द वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर इज 10√2 वोल्ट, और दूसरे में 10 कह रहा है, तो ये वाला आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था बच्चों, इसमें काफी कंसेप्ट्स लग रहे हैं एसी के, एलआर भी आ गया है ना, आरसी भी आ गया, लैग लीड का कंसेप्ट भी आ गया, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हो, तो इसके दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो इसमें बोल रखा है कि एक एलआर सर्किट था और ये एसी सोर्स से कनेक्टेड था, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी? ओमेगा। द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 2R। ठीक है, चलो तो एक बार लिख लेते हैं क्या कह रहा है। एक एलआर सर्किट था, कह रहा है भाई इसमें एक्सएल की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2R है, एक्सएल की वैल्यू 2R है। ठीक है, a capacitance of capacitive reactance equal to R is added in series with L and R, the ratio of the new power factor to the old one। ठीक है, पहले हम ये मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस तो R ही होगी, ठीक है, और एक्सएल की वैल्यू कितनी थी? 2R, और पहले सर्किट था LR, बाद में C भी लगा दिया तो बाद में LCR बन जाएगा, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे, पहले पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है भाई cos फाई की वैल्यू क्या होती है? R/Z करके होती है। तो पहले जो आप पावर फैक्टर निकालोगे, तो मैं एक काम करता हूं, इसको बोलते हैं cos फाई 1। ठीक है, तो कितना होगा? पहले रेजिस्टेंस R थी, Z आप निकालेंगे तो Z कितना होगा? Z का फॉर्मूला होता है √R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। XL की वैल्यू कितनी है? 2R है, तो 2R का स्क्वायर। तो जो आप निकालोगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, तो यहाँ पे आप निकालेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा 1/√5, ये हो गया। ठीक है, चलो अब नया वाला पावर फैक्टर निकालते हैं। इसमें कैपेसिटर भी आ गया है, कैपेसिटर आ गया तो भाई XC की वैल्यू कितनी दे रखी है? बोलो, XC की वैल्यू इसने दे रखी है इक्वल टू R। ठीक है, अब आप नया वाला पावर फैक्टर निकालोगे तो लिखोगे cos फाई 2 इज इक्वल टू R अपॉन Z। Z की वैल्यू क्या होती है? याद करिए, √R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL कितना था? XL 2R था, और XC कितना था? R था, तो आप लिखोगे 2R माइनस R का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो आप निकालोगे तो यहां बन जाएगा R। ठीक है, यहां बन जाएगा R स्क्वायर और R स्क्वायर कितना हो गया? √2R। R और R कैंसिल हो गया, तो यहां कितना आ गया? 1/√2 आ गया। ये पावर फैक्टर आ गया बाद में, और पहले कितना था? पहले 1/√5 था। आपको रेशियो लेना है किसका? रेशियो ऑफ द न्यू पावर फैक्टर टू द ओल्ड वन। मतलब आपको ऐसा कुछ करना है, आपको cos फाई 2 अपॉन cos फाई 1 करना है। तो cos फाई 2 कितना था? 1/√2 था, है ना, यहां 1 आएगा। cos फाई 2 अपॉन cos फाई 1, cos फाई 2 कितना था? 1/√2, और cos फाई 1 कितना था? 1/√5। जो आप डिवाइड करेंगे तो 1/√5, 1 इधर जाएगा और √5 ऊपर चले जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे आंसर कितना आएगा? √5/2, ये आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ रहा है भाई? √5/2, तो ऐसा आंसर आ जाएगा फोर्थ। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, cos फाई R/Z करके निकाल सकते हैं। चलो अब बच्चों अगला एक क्वेश्चन है ना, ये पैराग्राफ क्वेश्चन बोलते हैं इसको। पैराग्राफ क्वेश्चन में पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको पढ़ना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, जैसे इंग्लिश में भी आता है कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आप पहले फिर देखो कि क्या क्या इसमें लिखा है, इसी में आंसर्स कुछ छुपे होंगे, इसी से होगा। चलो तो इसको पढ़ते हैं,
जो भी लिख रखा है, ठीक है। अ थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 600 किलोवाट एट 400 वोल्ट्स, ठीक है। कहीं बिजली बन रही है, ठीक है, पावर इतनी थी और वोल्टेज इतना था, एंड इट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अ प्लेस 20 किलोमीटर अवे। अब बिजली जो होती है बनती है ना, और उसको आपके घरों तक ट्रांसफर किया जाता है। ऊपर तार वार देखी होंगी आपने मोटी, तो वहां से जो पावर है उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो कह रहा है 20 किलोमीटर दूर इसको ट्रांसफर करना है, ठीक है, फॉर कंज्यूमर्स यूज, ठीक है। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड आइदर डायरेक्टली विद अ केबल ऑफ लार्ज करंट कैरिंग कैपेसिटी और बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये कह रहा है कि भाई जो पावर है उसको या तो आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर लो, या फिर उसके लिए एक चीज को लगाया जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ट्रांसफॉर्मर दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन, जिसमें वोल्टेज को बढ़ाते हैं और कम भी करते हैं। तो ये आपको पता है क्या होता है। इसने क्या लिखा है, आगे पढ़िए। द ड्रॉबैक ऑफ द डायरेक्ट ट्रांसमिशन इज दैट लार्ज एनर्जी डिसिपेशन, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि आपके घरों तक पावर डायरेक्ट आ जाए, तो उसमें क्या होता है कि लार्ज एनर्जी डिसिपेशन होता है। उसमें क्या होता है, बेसिकली बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगी और बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो ये वाला मेथड जनरली यूज नहीं करते। इन द मेथड यूजिंग ट्रांसफॉर्मर डिसिपेशन इज मच स्मॉलर। ये कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मर जो है, ट्रांसफॉर्मर अगर आप यूज करोगे तो हीट लॉस जो होगा बहुत ही कम होगा। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर्स को यूज किया जाता है। आपके घर के, है ना, आसपास किसी गली कोने नुक्कड़ में आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको पता है कि भाई ट्रांसफॉर्मर से, है ना, वोल्टेज को अप डाउन कर सकते हैं। In this method, a step-up transformer is used at the plant site so that the current is reduced to a smaller value. At the consumer's end, a step-down transformer is used to supply power to the consumer at the specified lower voltage. It is reasonable to assume that power cable is purely resistive and transformers are ideal. ठीक है, ये सब तो ऐसे ही लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि भाई बिजली बन रही है कहीं, ये बोल रखा है कि इतनी पावर बन रही है और वोल्टेज इतनी है, और इसको ट्रांसपोर्ट करना है 20 किलोमीटर दूर। दो तरीके हैं ट्रांसपोर्ट करने के, एक तो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसने बोला कि आप डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है कि बहुत ज्यादा हीट लॉस होता है। दूसरा तरीका है कि ट्रांसफॉर्मर की मदद से कर सकते हो आप। ट्रांसफॉर्मर जो होता है दो होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप अप से क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाती है, और स्टेप डाउन से क्या होता है, वोल्टेज कम हो जाती है। आपके घर के आसपास जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो स्टेप डाउन होता है, क्योंकि आपके घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, और जब वोल्टेज पावर प्लांट पे प्रोड्यूस होती है तो वोल्टेज जो होती है 10,000, 20,000, 40,000 होती है, तो उसको कम करना पड़ता है, ठीक है। तो जो प्लांट होता है, प्लांट में स्टेप अप यूज करते हैं और घर के आसपास स्टेप डाउन को यूज करते हैं। तो यही सब इसमें लिखा गया है। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लेना, ये सब इसने लिखा है। कह रहा है डायरेक्ट ट्रांसमिशन वाला मेथड यूज करना है, लेकिन इसमें पावर लॉस ज्यादा होंगे। कह रहा है कि एक केबल थी, केबल की रेजिस्टेंस कितनी थी, 0.4 ओम पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में रेजिस्टेंस कितनी है, 0.4 ओम है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब पावर ट्रांसपोर्ट करनी है तो ऐसे ट्रांसपोर्ट करनी है कि जो जगह है वो 20 किलोमीटर दूर है। तो 1 किलोमीटर तार की रेजिस्टेंस 0.4 है, तो 20 किलोमीटर की कितनी होगी, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 0.4 इंटू कितना हो गया, 20, तो यहां कितना हो गया, 8 ओम हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 8 ओम। तो रेजिस्टेंस तो मेरे पास आ गई है। आपको बेसिकली इसमें क्या करना है, पावर डिसिपेशन की परसेंटेज निकालनी है। जब आप पावर डिसिपेशन निकालते हो तो पावर डिसिपेटेड कैसे निकालते हैं, आई स्क्वायर आर करके निकालते हैं, जिसमें आर तो मैंने निकाल लिया है, आपको आई चाहिए। तो यहाँ पे आप जो आपको कॉम्प्रिहेंशन या पैराग्राफ दे रखा है उसमें आप कुछ इंफॉर्मेशन लोगे, क्योंकि उसी को लेके सॉल्व करना पड़ेगा। कह रहा है बिजली बन रही है इतने पावर पे और इतने वोल्टेज पे, ठीक है। तो इसको लिखते हैं। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है P इक्वल टू वी आई। जो पावर थी, पावर कितनी थी, 600 किलो वॉट, तो किलो कितना हो गया, 10 की पावर 3 हो गया, ठीक है। वोल्टेज कितनी थी, 4000, तो 4 इंटू 10 की पावर 3 इंटू आई। ये और ये तो देखो कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई। करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 150 एम्पीयर, ठीक है। इसका मतलब जहां पावर बन रही है, पावर इतनी थी, वोल्टेज इतनी थी, तो करंट जो होगा वो कितना होगा, 150, ठीक है। तो 150 एम्पीयर का करंट फ्लो करेगा डायरेक्ट इस तार में, और रेजिस्टेंस इसकी ऐसे दे रखी है। तो टोटल वायर की रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 8 हो गई। तो पावर डिसिपेटेड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, करंट निकाल दिया आपने 150 इंटू 150, और रेजिस्टेंस जो थी, रेजिस्टेंस कितनी थी, 8 थी, ऐसा कुछ होगी।
आपको क्या निकालना है, आपको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो आप देख सकते हो कि डिसिपेटेड पावर इतनी थी, तो 150 इंटू 150 इंटू 8, और टोटल पावर कितनी प्रोड्यूस हो रही है 600 किलोवाट। तो 600 इंटू 10 की पावर 3 इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, क्या किया मैंने, परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए डिसिपेटेड पावर देख ली, डिसिपेटेड पावर ये थी, और टोटल पावर कितनी प्रोड्यूस हो रही थी, देखो यहां लिखा हुआ था 600 किलोवाट, तो 600 किलोवाट। ठीक है, तो आपने क्या किया, इंटू 100 कर दिया, क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालना है। ठीक है, तो ये 2 जीरो और ये तो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहां कितना हो गया, अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा 15, ठीक है, इंटू 15 इंटू 8, अब वहां नीचे कितना बन रहा है, बेसिकली यहां 60 बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे 15 इंटू 8 कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, तो 120 हो गया, 15 इंटू 8 हो गया 120, और नीचे कितना आ गया 60, तो ये आपने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे जब आंसर निकालोगे तो आंसर कितना आ गया, 30% का आंसर आ गया। इसका मतलब देखो इतना ज्यादा लॉस हो जाता है, 30%, 30% तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया। तो अपना आंसर करेक्ट क्या होगा, अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि पैराग्राफ हमें दे रखा था, तो पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड एक सेकंड क्वेश्चन है, चलो इसको पढ़ते हैं एक बार। ये कह रहा है, इन द मेथड यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर्स अज्यूम दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी टू दैट ऑफ सेकेंडरी इन द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज 1:10. If the power to the consumers has to be supplied at 200 volt, then the ratio of the number of turns in the primary to that in the secondary of the transformer कितना होना चाहिए। चलो अब यहां पे दोबारा से एक बार पैराग्राफ पे आ जाते हैं। चलो देखो, तो मैं एक बार आपको जल्दी समराइज करता हूं। इसने बोला था कि पावर को ट्रांसमिट करने के दो तरीके, एक तो डायरेक्ट, और डायरेक्ट वाले के ऊपर उसने एक न्यूमेरिकल दे दिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है ना, ट्रांसफॉर्मर के कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि जहां पावर बनती है वहां इस पावर की जो वोल्टेज है उसको स्टेप अप कर दिया जाता है, उसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो वोल्टेज को हमें बढ़ा दिया जाता है क्योंकि करंट हम चाहते हैं कम हो जाए ताकि डिसिपेशन कम हो। तो वहां पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है जहां पे पावर प्लांट हो। उसके बाद ये पावर सप्लाई होती है थ्रू केबल्स, और उसके बाद जहां आपके गली कोने नुक्कड़ में है ना, आपने देखा होगा कि एक लोकल ट्रांसफॉर्मर होता है, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये वोल्टेज को कम करता है और 220 या 200 के आसपास करता है, और वो आपके घरों में सप्लाई होती है। ठीक है, तो यही सब यहां लिख रखा था। तो इसी के ऊपर इसने क्वेश्चन बोला, इसने बोला कि ट्रांसफॉर्मर वाला मेथड मुझे यूज करना है। सबसे पहले पावर स्टेशन में इस वोल्टेज को स्टेप अप किया जाएगा। ठीक है, तो पावर स्टेशन में जो वोल्टेज बन रही थी वो कितने में बन रही थी, 4000 वोल्ट। ठीक है, तो इसको स्टेप अप करेंगे। तो याद करिए इस ट्रांसफॉर्मर हमने पढ़ा है वीपी बाय वीएस इज इक्वल टू एनपी बाय एनएस। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वरना क्वेश्चन नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मर हमने पढ़ रखा है। ठीक है, ये किसके लिए लगा रहा हूं मैं, ये लगा रहा हूं मैं स्टेप अप के लिए। ठीक है, अब देखो जो पावर बनी, पावर कितने पे बनी, 4000 वोल्ट पे बनी। ठीक है, तो 4000 पे बनी, तो यहां 4000 लिख लो। ठीक है, नीचे Vs है ना, इसको स्टेप अप करेंगे तो भाई इसकी वोल्टेज बढ़ जाएगी, तो यहां Vs लिख दिया। ये कौन सी वाली वोल्टेज आएगी, स्टेप अप वाली। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी टू दैट ऑफ सेकेंडरी इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज 1:10। ठीक है, तो 1/10 हो गया। ठीक है, तो जब आप Vs निकालोगे तो Vs की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,000 वोल्ट। ठीक है, तो वोल्टेज जो होगी वो 40,000 हो जाएगी, 4000 से 40,000 हो गई, 10 गुना ज्यादा हो गई। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अब ये जो पावर है सप्लाई हो रही है, और जब ये पावर सप्लाई होगी और जब हमारे घरों के आसपास आएगी तो अपन यूज करेंगे कौन सा ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन। तो अब फिर से अपन फॉर्मूला लिखेंगे वीपी बाय वीएस इज इक्वल टू एनपी बाय एनएस। ये वाला दोबारा से फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, अब पहले 40,000 वोल्ट थी है ना वोल्टेज, और हमें चाहिए कितनी, हमें चाहिए 200 जो हमारे घरों तक आएगी। ठीक है, इज इक्वल टू एनपी बाय एनएस। ठीक है, एनपी बाय एनएस की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहां लिखोगे एनपी अपॉन एनएस। ठीक है, तो एनपी बाय एनएस की वैल्यू कितनी आएगी, एनपी अपॉन एनएस की वैल्यू कितनी आएगी, 200/1। मतलब आंसर आपका आएगा 200:1। मतलब प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए 200 और सेकेंडरी में है ना 1 होने चाहिए, मतलब रेशियो 200:1 का होना चाहिए। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 200:1। ठीक है भाई, तो
हुआ क्या कि भाई जहां पे आपका पावर प्लांट था वहां पे वोल्टेज को बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद आपने देखा कि भाई ये पावर ट्रांसफॉर्म हो रही है, सॉरी ट्रांसपोर्ट हो रही है और घर में आ रही है, तो वोल्टेज को हमें कम करना था तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया, ठीक है। तो दोबारा एक बार स्टेप अप के लिए लगाया, एक बार स्टेप डाउन के लिए लगाया, तो आंसर 200:1 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। जैसे कि आप देख सकते हो कि अब अपन ईएम वेव के क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। ईएम वेव भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं और काफी स्कोरिंग होते हैं, है ना। इसमें ज्यादा क्वेश्चंस होते नहीं, बहुत 3-4 प्रॉपर्टीज के ऊपर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाता हूं, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। चलो, तो इसमें बोल रखा है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इतना, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दे रखा है, ठीक है। सी की वैल्यू आपको दे रखी है ना। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो काफी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं बच्चों जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर देते हैं और कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताओ। तो इसमें देखो आपको एक दो चीजें याद होनी चाहिए कि एक तो E0/B0 इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो पीक वैल्यू है उसका रेशियो सी आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू कितनी है, ये है, तो इसको यहां लिख दो। तो E0 अपॉन नीचे क्या लिखोगे 3 × 10⁻⁻8 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू देखो 3 × 10⁻8 होती है, वो तो हमें पता ही है। तो E0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा 9, ठीक है। तो आओ ऑप्शन देखो, तो 9 किस किस में आ रहा है भाई, फर्स्ट में और फोर्थ में आ रहा है, तो मतलब सेकंड थर्ड तो हो नहीं सकता, ठीक है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फेज होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज होता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है जो अपन पढ़ते हैं ईएम वेव चैप्टर में कि भाई फेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड फेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ऑलवेज द सेम। तो इसका जो फेज होना चाहिए, साइन के अंदर वाला जो फेज है वही सब में होना चाहिए। तो वही आप देख सकते हो भाई वो सब में है, ठीक है। तो ये भी सब में है, तो मतलब इससे आंसर मेरा नहीं निकल पाएगा। अब यहां पे आप एक और चीज देखोगे, एक और चीज आपको यहां पे बच्चों याद होनी चाहिए कि वी कैप इज इक्वल टू ई कैप क्रॉस बी कैप। हमें एक चीज और पढ़ाई जाती है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है ईएम वेव का या लाइट का, है ना, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड जो था, मैग्नेटिक फील्ड किस में था, आई कैप में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को आपने लिख दिया आई कैप क्रॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है मुझे, तो यहां मैंने ई कैप लिख दिया, है ना। अगर मैं देखूं तो मेरी जो वेव है, अगर आप देखो यहाँ y दिख रहा है, आपको यहाँ पे y दिख रहा है ना, और y प्लस समथिंग दिख रहा है, इसका मतलब मेरी जो वेव है ना, वेव चैप्टर अपन पढ़ते हैं, मेरी जो वेव है ये माइनस जे कैप में चल रही होगी, ठीक है। तो ये माइनस जे कैप में चल रही होगी, तो ई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस लेना है। ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूं आई कैप में कि मेरा आंसर माइनस जी आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसमें के कैप मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसमें के कैप मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो के कैप क्रॉस आई कैप, याद करिए के कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है, के कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है, के कैप क्रॉस आई कैप होता है जे कैप, ठीक है, ये होता है जे कैप। लेकिन मुझे चाहिए कितना, मुझे माइनस जे कैप चाहिए, तो ये वाला आंसर तो गलत हो गया। अगर मैं माइनस के कैप क्रॉस आई कैप ले लूं तो के कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है, ये जे कैप होता है, और एक माइनस पहले से लगा है तो ये माइनस जे कैप हो जाएगा, मतलब ये आंसर सही हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होनी चाहिए वो माइनस के कैप के अलॉन्ग होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलॉन्ग होनी चाहिए, जो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो किसके अलॉन्ग होनी चाहिए, वो होनी चाहिए माइनस के कैप के अलॉन्ग, ठीक है। तो आप जब देखोगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, देखो यहाँ 9 आ रहा है और डायरेक्शन यहाँ के कैप आ रहा है और उसके सामने माइनस भी आना चाहिए, तो आप बोलोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। के कैप के साथ एक माइनस भी आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग द वाई एक्सिस विद अ स्पीड ऑफ 0.1 c, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.1 c, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इतना। एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है और यहाँ पे एक ईएम वेव की प्रेजेंस में चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये दे रही है अपने को, ठीक है। कह रहा है द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी, ठीक है। चलो तो मैग्नेटिक फोर्स का जल्दी से फॉर्मूला बोलो, अपन पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसा होगा, आपको जो मैग्नेटिक फोर्स करनी है वो कौन सी करनी है, मैक्सिमम करनी है। तो मैक्सिमम करनी है तो होगा क्या, क्यू को लिखोगे क्यू, वी को लिखोगे वी,
मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब बी नॉट होनी चाहिए, और यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए वो 90 होना चाहिए, क्योंकि तभी मैक्सिमम आएगा, तो साइन 91 हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, क्यू वी इंटू कितना आएगा, बी नॉट। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे क्यू वी बी नॉट। बी नॉट को क्या लिख सकते हो, ई नॉट बाय सी होगा कि नहीं, है ना। जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू कितनी थी जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, तो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी थी 0.1 सी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ई नॉट, ई नॉट कितना होगा, ये देखो भाई, पीक वैल्यू कितनी है 30 है, तो यहाँ लिखोगे 30/c, तो c और c क्या हो गया, कैंसिल। तो जो आप निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3, तो यहाँ बन जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फोर्स आ गई, मैग्नेटिक फोर्स, तो आंसर आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन, जो कि मेरा थर्ड ऑप्शन है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप ईएम वेव के क्वेश्चन कितनी आसानी से हो रहे हैं, है ना। एक छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इसको 2-3 घंटे में खत्म कर देते हैं तो जेई मेंस में और नीट में इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं, तो आप बहुत इजीली यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेंगे पेपर में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे एक वेव की इक्वेशन दे रखी है, थोड़ी अजीब सी वेव की इक्वेशन है। जनरली जो वेव की इक्वेशन होती है उसमें एक्स होता है या वाई होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखते हो, तो ऐसा कुछ लिखते हो, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा कुछ लिखते थे अपन। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा तो मैं ये बोलता था कि मेरी जो वेव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन है, तो मैं बोलूंगा जो मेरी वेव है वो कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, एक्स, एक्स मतलब आई कैप हो गया, और यहाँ माइनस साइन लगा है, तो मैं बोलूंगा मेरी जो वेव है ये, अगर x के साथ यहाँ माइनस है, माइनस आता है तो हम बोलते हैं कि पॉजिटिव में चल रही है, और प्लस आता है तो अपन बोलते हैं माइनस में चल रही है। ठीक है, तो यहाँ माइनस आ रहा है तो अपन बोलेंगे जो वेव चल रही है वो आई कैप में चल रही है। सिमिलरली अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो यहाँ प्लस आता था, तो अपन ऐसे बोलते थे कि वेव कहाँ चल रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है, और यहाँ x लिखा है तो बोल देंगे माइनस आई कैप में चल रही है। सिमिलरली इसी एनालॉजी से यहाँ पे देखो, आपको ऐसा कुछ दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू कितना, ई नॉट। ठीक है, यहां दे रखा है साइन, यहां हो गया ओमेगा टी प्लस 6y माइनस 8z, और यहां पे एन कैप यहां बाद में लगा दिया। मैं देख सकता हूं ओमेगा टी प्लस समथिंग आ रहा है, ओमेगा टी प्लस समथिंग आ रहा है, तो ये बात तो पक्की है जो वेव है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही होगी। ठीक है, अब यहां आता था x, तो अपन क्या लिखते थे, यूनिट वेक्टर x का आई कैप। ठीक है, मान लो अगर यहाँ y आता तो अपन j कैप लिखते, मान लो यहाँ z आता तो अपन k कैप लिखते। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसका यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, है ना, कैसे करोगे, 6y को क्या बोल सकते हो, j कैप बोल सकते हैं, है ना, और माइनस z को क्या बोल सकते हैं, k कैप। यूनिट वेक्टर लिखना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसके ऑपोजिट चल रही है तो माइनस, ठीक है, यहां क्या लिखोगे, 6j माइनस 8k अपॉन नीचे कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास ऐसा आएगा 4k माइनस 3j अपॉन नीचे कितना आ गया, 5, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो जो वेव होगी वो कौन से डायरेक्शन में चल रही होगी, 4k कैप माइनस 3j कैप अपॉन 5। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4k कैप माइनस 3j कैप अपॉन 5, मतलब इसका आंसर थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इंटेंसिटी 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर एंटर्स इनटू अ मीडियम। ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, इसकी इंटेंसिटी इतनी थी, ये किसी मीडियम में एंटर करती है, तो कह रहा है रेशियो बताओ मैग्नीट्यूड्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहां पे बच्चों पहले एक चीज देखो, जब भी वेव किसी मीडियम में जाती है, ठीक है, तो कुछ चीजें जो हैं वो चेंज हो जाती है। ठीक है, हम लिखते थे कि अगर वेव किस में चल रही है, वैक्यूम में, तो अपन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अगर वेव मीडियम में चली जाएगी तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, है ना, सी की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ये एप्सिलॉन बेसिकली क्या होता है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, म्यू को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, वी को क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
ठीक है, अब इसकी वैल्यूज अगर मैं देखूं तो इसकी वैल्यूज होती थी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू होती थी म्यू नॉट इंटू म्यू आर, है ना। v की वैल्यू हो जाएगी c बाय n करके। n को क्या बोलते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि इसने बोल रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू भी बोलते हैं, लेकिन इसने n बोल रखा है तो n बोल के सॉल्व कर लेते हैं। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c बाय n हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जब मीडियम में जाएगी ना, तो ये सारी चीजों को आपको ऐसे रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज देखते हैं। देखो, आपने स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला पढ़ा होगा। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला ईएम वेव चैप्टर में क्या होता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। c इज इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं v की बात करूं, तो जब किसी मीडियम में जाएगी वेव, ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट की जगह क्या आएगा, म्यू आएगा, और एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बात की। तो अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो v की वैल्यू कितनी आएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 1/√, यहां क्या था म्यू, तो म्यू को क्या लिखा, म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब एक चीज याद करनी होती है हमें, जनरली जो मीडियम होता है अगर उसके बारे में कुछ नहीं बोल रखा तो हम उसको नॉन मैग्नेटिक मान लेते हैं। ठीक है, जब नॉन मैग्नेटिक मीडियम होता है तो म्यू आर जो होता है, म्यू आर अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाता है। ठीक है, तो म्यू आर अप्रोक्सीमेटली 1 हो गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू यहां कितना आ गया, एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो यहां बन जाएगा v इज इक्वल टू सी, यहाँ पे क्योंकि ये वाला जो टर्म है, ये वाला तो आपका c बन जाएगा। ठीक है, तो ये c अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो c बाय वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एप्सिलॉन आर, और इसी को अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज की अभी जरूरत पड़ेगी, तो इसको अपन ने ऐसे कर लिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ई नॉट होगी, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। ये बेसिकली किसका फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी का। अगर लाइट मेरी जो है वैक्यूम में चल रही है तो अपन ऐसे लिखेंगे इंटेंसिटी, और किसी मीडियम में चली गई तो अपन ऐसे लिखेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट की जगह आएगा एप्सिलॉन, यहां आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाएगा, और यहां सी की जगह क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यहां बन जाएगा ई का स्क्वायर, और वी को क्या लिख सकते हैं, सी बाय एन करके। ठीक है, यहां पे एक सी भी आएगा, तो सी और सी तो कैंसिल हो गया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो आपके पास बनेगा ई नॉट का स्क्वायर अपॉन ई का स्क्वायर, ई नॉट का स्क्वायर अपॉन ई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, एप्सिलॉन आर अपॉन नीचे कितना बन गया, एन। ठीक है, अगर इसको मैं स्क्वायर करूं तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी बन गई, एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर अपॉन नीचे एन, ये और ये कैंसिल आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आप जब लिखोगे तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, अंडर रूट एन, ऐसा बन जाए। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, ये कह रहा था कि कोई लाइट है, कोई ईएम वेव है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है, तो इसकी इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इंटेंसिटी को अपन ने बराबर कर दिया, है ना। मीडियम में आपको ध्यान रखना है, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आएगा, सी की जगह वी आएगा, ई नॉट की जगह ई आएगा। ठीक है, वी का फॉर्मूला सी बाय एन होता है। ठीक है, एन और एप्सिलॉन आर में अपन ने ऑलरेडी पहले रिलेशन निकाल दिया, क्योंकि बाद में यूज में आएगा। ऐसे सॉल्व करके हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो आ गया, कितना आ गया, अंडर रूट एन। अब सेम चीज आपको करनी है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू कितना आएगा, सी। और जब ये किसी मीडियम में जाएगी तो आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड हो गए बी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 म्यू आ जाएगा, और यहाँ पे सी की जगह वी आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 और 2 तो कैंसिल आ गया, है ना। यहाँ कितना हो गया, बी नॉट का स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया, म्यू नॉट। ठीक है, ये बन जाएगा बी स्क्वायर, म्यू की जगह क्या लिख सकते हो, म्यू की जगह आप लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, लेकिन म्यू आर जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाता है, क्योंकि मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम इसको नॉन मैग्नेटिक मान लेंगे। ठीक है, तो म्यू नॉट और म्यू नॉट भी कैंसिल हो गया। वी को अपन क्या लिख सकते हैं, वी को अपन लिख सकते हैं सी बाय एन करके, तो सी और सी यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बी नॉट अपॉन बी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 1 बाय एन, ये आ जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना आ रहा था, रूट एन, और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना आ रहा था, 1 बाय रूट एन। तो अपन बोलेंगे ये आया रूट एन कॉमा 1 बाय रूट एन, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, आइए।
तो क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव बिफोर एंड आफ्टर एंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का था √n और मैग्नेटिक फील्ड का क्या था 1/√n। तो अब मैं देख सकता हूं मेरा थर्ड वाला आंसर मैच कर रहा है, तो √n, 1/√n, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला था और ये मैग्नेटिक फील्ड वाला था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये भी इंटेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। देखो, अ लैंप एमिट्स मोनोक्रोमैटिक ग्रीन लाइट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस, द लैंप इज 3% एफिशिएंट। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। जो लैंप है कितना है, 3% एफिशिएंट। एफिशिएंट का क्या मतलब होता है, जैसे ये बोल रहा है कि लैंप जो है ये 100 वॉट की पावर लेता है सोर्स से। ठीक है, जब ये 100 वॉट की पावर लेता है तो ये एमिट करेगा लाइट, और एफिशिएंसी कितनी है 3%। तो पावर कितनी एमिट करेगा, देखो ये इनपुट तो 100 ले रहा है और इसकी एफिशिएंसी 3% है, तो इसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट कितना होगा 3/100 टाइम्स ऑफ पी इनपुट। इसने लिया 100 और सिर्फ 3% एफिशिएंट था, तो आप लिखोगे 3/100 और इनपुट पावर कितनी थी 100, तो 100 और 100 कैंसिल, तो कितना हो गया 3 वॉट। मतलब जब ये रोशनी देगा तो 3 वॉट की देगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है इसने। द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। ठीक है, यहां पे इसको अंडरलाइन कर लो, 5 मीटर की बात कर रहा है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आउटपुट पावर कितना हो गया 3 वॉट हो गया। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करेंगे, देखिए ये बल्ब की बात कर रहे हैं, तो बल्ब बेसिकली क्या होता है, पॉइंट सोर्स होता है। तो पॉइंट सोर्स जो होता है वो लाइट यूनिफॉर्मली ऑल डायरेक्शंस में एमिट करता है ऐसे। ठीक है, तो यहां पे जब हमें इंटेंसिटी निकालनी होती है तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया। और अपना जब पॉइंट सोर्स है तो यूनिफॉर्मली सब डायरेक्शन में एमिट कर रहा है, तो अपन बोलते हैं कि ये एक स्पेयर में लाइट एमिट कर रहा है। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो हो जाती है वो पावर अपॉन एरिया हो जाती है। पावर कितनी थी, पावर 3 थी जो एमिट कर रहा था, और एरिया कितना हो जाएगा, ये स्पेयर बन जाएगा। तो स्पेयर का एरिया कितना होता है 4πr² होता है। तो आप बोलोगे इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो गई 3/4πr²। और एक इंटेंसिटी की वैल्यू, ईएम वेव की इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E0² इंटू सी, ये होती है। ये किसके बराबर होगी, ये होगी 3/4πr² के बराबर। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, यहां पे अगर हम देखें तो कुछ इसने दे नहीं रखा है, तो आपको सारी वैल्यूज खुद ही पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जब यहां पे पुट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, यहां बन जाएगा E0 का स्क्वायर, यहां क्या बन जाएगा 3 इंटू 10⁸8, यहां बन जाएगा 3/4πr²। आर की वैल्यू कितनी थी 5 थी, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें E0 की वैल्यू निकालनी है। तो E0 की वैल्यू जब आप निकालोगे, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की E0 की वैल्यू हो जाएगी ये 3 अपॉन नीचे कितना आ गया, ये 25 आ गया, 25 और ये कितना हो गया 50, तो ये बन जाएगा 50π। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, यहाँ बन जाएगा 3 इंटू 10⁸8, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 और 3 ये कैंसिल कर दिया अपन ने, तो ये बन जाएगा 50π इंटू 8.85। ठीक है, ये बन जाएगा 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, तो यह बन जाएगा ऊपर 10⁻4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 1000। ठीक है, 1000 बन जाएगा, क्योंकि ये भी कट जाएगा, एक यहां से पावर कट जाएगी, तो यहां बन जाएगा 200 अपॉन 8.85 इंटू यहां बन जाएगा पाई। ठीक है, तो 8.85 ये लगभग 9 हो जाएगा, और ये लगभग कितना हो जाएगा पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। ठीक है, तो ये बेसिकली कितना बन जाएगा 27 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 200 अपॉन 8.85 इंटू पाई, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो अगर हम इसके ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस जो है, आप ऑप्शंस देख सकते हो, तो 1.34 आ रहा है, 2.68, 4.02, 5.36। ठीक है, तो आप जब ऑप्शंस देखते हैं तो ये जो है ये लगभग जब आप निकालोगे तो 8.85 ये आ रहा है 9।
ठीक है 9 और ये कितना आ रहा है 3.14, ठीक है तो ये बन जाएगा 27, तो ये 27 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बेसिकली 28 हो जाएगा। तो 200/28 के आसपास कुछ आंसर आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट ऐसा ही कुछ लेना है। और ऑप्शंस जो है वो बहुत दूर दूर है, तो अपन देख सकते हैं कि ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता, 4-5 भी नहीं हो सकता, तो आंसर 2.68 हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि आपको कैलकुलेट नहीं करना, बस आपको एक देखना है कि आंसर 1 की रेंज में आएगा, 2 की रेंज में आएगा, 3 की 4, तो आप जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आप देखोगे 2.68 के आसपास आएगा, आंसर 3 के आसपास आना चाहिए, तो ये हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली मैट्रिक्स मैच है। जब अपन ईएम वेव चैप्टर करते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि ईएम वेव में जो क्वेश्चंस बनते हैं 3 तरीके से बन सकते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट करंट वाले से, एक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जिसकी अपन कर रहे थे, और लास्ट रटने वाला पोर्शन है। लेकिन इससे जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा मार्क्स देके जाएगा, क्योंकि इसमें बस आपको याद करना है। मुश्किल से अगर आप देखोगे तो रोज अगर आप पढ़ोगे भी 2-3 बार देखोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि एक्स रेज, गामा रेज, है ना, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी, इनके क्या क्या यूज होते हैं। तो बस ये आपको एप्लीकेशंस इनके पता होने चाहिए और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैट्रिक्स मैच में आप देख सकते हो, यहाँ दे रखा है इंफ्रारेड, रेडियो वेव, एक्सरे, यूवी रेस, ठीक है। तो कह रहा है भाई इनके यूजेस क्या क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं, और यहाँ मैच करना है। तो एक्सरे तो अपने को सबको पता है कि एक्सरे जो होता है वो किसके लिए यूज होता है ना, जब फ्रैक्चर वैक्चर हो जाता है तो अपन हड्डियों का एक्सरे करवाते हैं ना देखने के लिए, तो एक्सरे तो भाई इसके लिए यूज होता है, टू डिटेक्ट फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, ठीक है। अगर आप देखो इंफ्रारेड जो होता है, इंफ्रारेड जो होता है मस्कुलर स्ट्रेन, ठीक है। जब मान लेते हैं मसल में पेन होता है, कुछ होता है, तो अपन कई बार हीटिंग थेरेपी करते हैं, तो हीटिंग थेरेपी में इंफ्रारेड वेव्स यूज होती है, तो इंफ्रारेड के लिए आप बोलोगे मस्कुलर स्ट्रेन के लिए इंफ्रारेड यूज किया जाता है, ठीक है। रेडियो वेव्स देख के बता देगा भाई, रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज हो जाता है, जो आपके कार वार में एफएम आता है वो रेडियो वेव्स की वजह से आता है, तो इसके लिए ये हो गया। तो भाई इसका आंसर ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये यही बचा। तो यूवी जो होता है, यूवी का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। यूवी किसके लिए यूज होता है, एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, तो इसका आंसर फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, सेकंड का सेकंड हो गया, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ, मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा रटने वाला पोर्शन है, लेकिन आपको मार्क्स देके जाएगा, तो इसको स्किप नहीं करना है। ईएम वेव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मार्क्स देके जाएगा। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, अब मिलेंगे अपन अगली बार नेक्स्ट वीक कुछ और एक्साइटिंग टॉपिक्स लेके। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।